रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था जिसमें प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था टेस्टिस। वहाँ पर हमने ब्रीफली ये बात की थी कि टेस्टिस की दो ही फंक्शन है, तो आज हम उसी दो फंक्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट फंक्शन एज द गेमेटोजेनिक फंक्शन। गेमेटोजेनिक फंक्शन का मतलब ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, कि किस तरह टेस्टिस गेमीट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और मेल गेमीट्स क्या है? स्पर्म है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसी टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में या गेमीट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस में टेस्टिस क्या रोल प्ले करते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द मेल गेमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब मेल गेमीट्स जो है ये क्या है हमारे बॉडी में? ह्यूमन में मेल के अंदर वो स्पर्मेटोजोआ हम इसको कहते हैं, या हम इसको स्पर्म कहते हैं, या हम इसको मेल गेमीट्स कहते हैं। ये तीन नाम एक ही है। तो वो प्रोसेस जिसमें मेल गेमीट इन अ फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ और इन अ फॉर्म ऑफ स्पर्म वो प्रोड्यूस होते हैं। किस से प्रोड्यूस होगी? फ्रॉम द प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें हमारे पास स्पर्म नहीं होते, उसमें स्पर्मेटोगोनियम होते हैं जो मेल चाइल्ड होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द स्पर्म, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? इनसाइड द टेस्टिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट टेक्स 74 डेज। ठीक है, ये 74 डेज का टाइम लेते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारे पास सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनियम, उसमें साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट होते हैं विद द सर्टोलाइज सेल्स। ठीक है, जो गैमीट्स होते हैं वो अपने जो सपोर्टिंग सेल है सर्टोलाइज सेल, उसके साथ साइटोप्लाज्म उसकी अटैच्ड होते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जिस तरह हमने बात की कि स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटाइट या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, तो किस तरह ये स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस से पास आउट होके ये बनते हैं। इनिशियली जो बच्चे होते हैं उसमें हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। द स्पर्मेटोगोनियम इज देन कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, and secondary spermatocyte then convert into the spermatite, which on maturation become the sperm and then available for the fertilization. अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनियम से बनेगा हमारे पास स्पर्म, तो ये जो 4 स्टेप हमने पढ़े कि पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, फिर जो है स्पर्मेटाइट, ये जो पूरा प्रोसेस होते हैं ये स्टेप्स के फॉर्म में होते हैं, स्टेजेस के फॉर्म में होते हैं। तो वो स्टेजेस हमारे पास 4 स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेज इज़ द प्रोलिफरेशन, देन ग्रोथ, ठीक है, देन मैच्योरेशन, यहाँ पर थोड़ा सा वो नंबरिंग में चेंज आए हैं, एंड फाइनली द ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले स्टेप की तरफ आते हैं, द प्रोलिफरेशन। तो हमने बात की जो बच्चा होता है जो प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुँचे अभी या एडल्ट नहीं है, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? कि उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास 23 पेयर्स होंगे, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इसी 46 क्रोमोसोम में से हर एक पेयर के अंदर, हमने 23 पेयर्स की बात की, तो हर एक पेयर के अंदर
हमारे पास एक क्रोमोसोम मैटरनल होगा और दूसरा पैटर्नल होगा, एक मदर साइड से होगा, एक फादर साइड से होगा। अब ये जो 23 पेयर्स हैं, इसमें 22 पेयर्स हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और 1 पेयर जो है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हमने बात की कि सब जो है वो डिप्लॉयड है, पेयर फॉर्म में है। तो जो 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम है इट इंक्लूड अ क्रोमोसोम एक्स एंड अ क्रोमोसोम वाई। लेट मी समराइज कि हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 23 पेयर्स होते हैं ऑफ द क्रोमोसोम। इसी 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम है विच डजंट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, और जो 1 पेयर है वो हमारे पास है सेक्स क्रोमोसोम। अब पेयर किसे कहते हैं? जोड़ी को कहते हैं। 23 जोड़ी है तो इसका मतलब है कि 46 क्रोमोसोम है। 22 जोड़े हैं तो इसमें 44 क्रोमोसोम है। एक जोड़ा है तो इसमें 2 क्रोमोसोम होंगे। तो एक क्रोमोसोम हमारे पास एक्स होगा और दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास वाई होगा। अब प्रोलिफरेशन किस तरह इसमें होगी? तो इनिशियली जो स्पर्मेटोगोनियम है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या है? जिसमें जो सेल है उसकी कॉपीज़ बनते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो माइटोसिस की प्रोसेस हुआ इन द स्पर्मेटोगोनियम, तो उसमें 2 नई सेल बने जिसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है विद द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये माइटोसिस के प्रोसेस जारी रहता है, कंटिन्यूस होता है अनटिल अनलेस कि उसकी 7th जनरेशन पहुँच जाती है। यानी फर्स्ट इनिशियली डिवाइड हुआ इनटू 2, ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, फिर उसमें फर्दर माइटोसिस, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड फाइनली जब 7th डिवीजन आ जाते हैं, 7th डिवीजन पे जो सेल्स बनते हैं उस सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी आपके साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही 46 होगा। ठीक है, लेकिन इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम ऑन 7 जनरेशंस। प्रोलिफरेशन कहते हैं डिवीजन, अपने जैसे बनाना। तो यहाँ पर माइटोसिस के प्रोसेस हो रहे हैं और जो पहला स्पर्मेटोगोनियम उसकी तरह नए सेल्स बनते जाते हैं, लेकिन जैसे 7 जनरेशन आ जाती है तो द 7 जनरेशन देन वी कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास सेकंड स्टेज जो है वो होगा विच इज़ द ग्रोथ। अब ग्रोथ किस तरह होगी? जस्ट इन साइज। जो ग्रोथ है वो जस्ट साइज में ग्रोथ होगी, नो डिवीजन आकर एट दिस स्टेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कोई डिवीजन नहीं होगा, जस्ट उसका साइज बढ़ेगा। जिस तरह नीचे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि पहले उसका साइज जो है वो छोटा है, आफ्टर द ग्रोथ इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाते हैं। बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम है, नंबर ऑफ सेल भी सेम है, कोई सेल डिवीजन, कोई क्रोमोसोमल चेंजेस जो है उसमें वाक़या नहीं होते। दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, जस्ट उसकी शेप में चेंज आ जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ द मैच्योरेशन। अब ये जो ग्रोथ स्पर्मेटोसाइट है इट बिकम मैच्योर। किस तरह मैच्योर होगा? क्योंकि हमने पिछली जो स्टेप में बात की कि इसमें जस्ट ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ इनिशियली जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास छोटा सा है स्पर्मेटोसाइट है, ग्रोथ के साथ ये इंक्रीज़ होता जाएगा और जब वो अपने फाइनल साइज़ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मायासिस स्टार्ट हो जाते हैं, मियोटिक डिवीजन आप उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मेयोटिक डिवीजन होते हैं वो 2 स्टेजेस में होते हैं। इनिशियल जो मेयोसिस 1 है वो इन द लार्ज साइज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होते हैं, जो अभी बड़ा पिछली स्लाइड में पिछली स्टेप में जो है बन चुका है लार्ज साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। तो मेयोसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें नए सेल बनते हैं विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देखें इसमें 2 सेल बने,
जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। अब इस नई सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस 2 होता है, तो मियोसिस 2 में नई सेल तो बनती है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, और जो नई सेल बन जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटाइट। एंड द फोर्थ स्टेप इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जो स्पर्मेटाइड आपके साथ बन चुके हैं उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, जस्ट वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्पर्मेटाइड जो है वो हमारे पास एडल्ट में होते हैं लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि स्पर्मेटाइड इज कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो जो मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं वो सर्टोलाइज सेल से निकलकर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर्टोलाइज सेल है, तो सर्टोलाइज सेल्स से ये निकलकर ल्यूमेन ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। तो ये जो स्पर्म सेल से निकलकर ल्यूमेन में आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने दो वर्ड्स यूज़ की, एक्सपर्म्योजेनेसिस, जिसमें मैच्योर स्पर्म बनते हैं फ्रॉम द स्पर्मेटाइड, और जब मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं तो वो सेल से निकलकर ल्यूमेन में आ जाते हैं। तो ये जो मोमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्मिनेशन। अब जो मैच्योरेशन के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं स्पर्मेटाइड से कि उससे स्पर्म बन जाते हैं, किस तरह उससे स्पर्म बनते हैं। तो द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, उसके अंदर जो न्यूट्रल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाते हैं, एक्रोसोम बन जाते हैं जो हेड ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और टेल आ जाते हैं, एंड एक्सट्रेनियस साइटोप्लाज्म जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म ऑफ द सर्टोलाइज सेल थे वो इससे रिमूव हो जाते हैं। तो इस तीन चेंजेस की वजह से स्पर्मेटाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन स्पर्म। अगर हम स्पर्म और स्पर्मेटाइड को डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो तीन चेंजेस हैं ये स्पर्मेटाइड में नहीं होंगी बल्कि स्पर्म में मौजूद होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, तो लेट मी समराइज कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बच्चा होता है उसमें स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो बच्चों में क्या होते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, जैसे वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं एट डिवाइड थ्रू माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू उससे नई दो जो है सेल्स बन जाते हैं, और उस सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 46। इसके बाद दूसरी स्टेप में क्या होता है कि ये वही सेल्स होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जस्ट उसमें ग्रोथ हो जाते हैं, उसका साइज़ बढ़ जाते हैं, बाकी कोई डिवीजन उसमें नहीं होती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो जाते हैं कि इसमें मैच्योरेशन आ जाते हैं। किस तरह होगी कि ये जो ग्रोथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के थ्रू इसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं कि इससे नए सेल बनते हैं, 4 नए सेल बनेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो इससे 4 बनेंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल 23, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें आ जाएंगे। तो ये जो नई सेल अभी बने जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन आपके साथ मियोसिस 2 होगा, लेकिन मियोसिस 2 में नई सेल तो बनेंगे लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें चेंज नहीं होगा, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम नहीं होगा, बल्कि वही सेम 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी। तो जो नई सेल थ्रू मियोसिस 2 बने इसको हम कहते हैं स्पर्मेटाइट।
अब स्पर्मेटाइड में क्वालिटीज़ तो मौजूद होती है फर्टिलाइज लाइक एडल्ट गैमीट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी अभी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इनटू द स्पर्म या स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो किस तरह वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस होंगी कि स्पर्मेटाइड का जो न्यूक्लियर मटेरियल होगी दैट विल बिकम कंडेंस, उसमें एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा जो उसमें साइटोप्लाज्म है वो निकल जाएगा और टेल जो है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन चेंजेस की वजह से स्पर्मेटाइड कन्वर्ट इनटू द स्पर्म एंड नाउ द स्पर्म इज़ अवेलेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब कुछ हार्मोन है विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होगी? जो स्टेज 1 है, द प्रोलिफरेशन स्टेज, उसमें हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन वो रोल प्ले करते हैं, उसकी प्रेजेंस में ये होते हैं। स्टेप 2 में यानी ग्रोथ के फेज़ में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी है। थर्ड स्टेज द मैच्योरेशन, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन नेसेसरी है। जबकि फोर्थ स्टेज विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, उसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की ज़रूरत होते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, दैट इज़ द एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या है कि एट विल रिलीज द हार्मोन। तो ये है हमारे पास हार्मोन जो कि रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस। इसमें 3 किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। वन इज़ कॉल्ड एंड्रोजन ऑफ मेल। एंड्रोजन का मतलब वो होता है वो हार्मोन होता है जो कि हेल्प करते हैं द रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास मेल एंड्रोजन को भी सिक्रेट करते हैं, फीमेल एंड्रोजन को भी सिक्रेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नॉन एंड्रोजन को भी सिक्रेट करते हैं विच इज़ एक्टिविन एंड एनहेबिन। मेल एंड्रोजन में है टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टिनोडाइवोन। फीमेल में है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच रिलीज बट इन लेस अमाउंट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन तमाम में से है दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हमने पहले डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस में कि इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लैडिक, ये वहाँ से ये सिक्रीट होते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एंड्रोजन। याद रखिए, एंड्रोजन आर दोज हार्मोन विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हम उसको एंड्रोजन कहते हैं। लेकिन लिटरेचर में ज़्यादातर एंड्रोजन लफ्ज़ जो है वो मेल सेक्स हार्मोन के लिए यूज़ होते हैं। अब जो 3 एंड्रोजन मेल एंड्रोजन हमने डिस्कस की, टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा जो 2 और हमने डिस्कस की, इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी। लेकिन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो मोर एक्टिव है, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो कम होता है। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो भी सीक्रेट होते हैं, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो माइन्यूट होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन क्या है? तो फिटल लाइफ में भी इसका रोल है, और फिटल लाइफ का मतलब होता है इंट्रायूटराइन लाइफ। जब बच्चा जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उस दौरान भी टेस्टोस्टेरोन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आफ्टर द बर्थ भी उसका रोल है। तो हम दोनों इसको डिस्कस करेंगे। इनसाइड द यूट्रस उसमें जो एक फंक्शन है दैट इज़ द सेक्स डिफरेंशिएशन। वहीं पर टेस्टोस्टेरोन डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो बच्चा, ये जो एम्ब्रियो अभी ग्रो कर रही है, ये मेल है या फीमेल है। सेक्स डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। किस तरह वो करेंगे? तो फीटस के अंदर जो फीटस होंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो चुके हैं, तो उसके अंदर 2 जेनिटल डक्ट होते हैं, 2 सेक्स रिलेटेड डक्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मिल्यूरियन डक्ट और दूसरे को कहते हैं वोल्फियन डक्ट। और इन दोनों से हमारे साथ जो मेल या फीमेल सेक्स हार्मोन है वो इससे एराइज होते हैं, इसी डक्ट से वो बनेंगे, जिस तरह एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करेंगे। अब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर क्या करते हैं? वो हमारे पास मिल्यूरियन डक्ट जो है उसकी रेग्रेशन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो मिल्यूरियन डक्ट जो उनके फीमेल सेक्स आर्गन जो है उससे एराइज होते हैं,
तो अगर आपके साथ मिलियन डक्ट ख़त्म हुआ तो इट्स मीन कि फीमेल सेक्स आर्गन जो है वो नहीं बनेगी। तो आपके साथ वोल्फियन डक्ट बाकी रह चुका है, एंड द वोल्फियन डक्ट विल देन गिव राइज टू द मेल सेक्स आर्गन, ठीक है। एंड वाइस वर्सा मीन कि अगर आपके साथ टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल नहीं है तो फिर मिल्यूरिन डक्ट जो है उससे फीमेल सेक्स आर्गन एराइज होंगी, जबकि वोल्फियन डक्ट जो है वो फिर रिग्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेक्स डिफ्रेंशिएशन कि आया ये मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो सेक्स आर्गन की ग्रोथ करते हैं कि अगर वोल्फियन डक्ट या मिल्यूरिन डक्ट से जेनिटल आर्गन बने तो उसकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं, लाइक पेनिस, स्क्रूटम, जेनिटल डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। द थर्ड फंक्शन इज डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर टेस्टिस इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। तो जस्ट बिफोर द बर्थ जो इनग्वाइनल केनाल होते हैं उसमें स्पर्मेटिक कार्ड होते हैं। उस स्पर्मेटिक कार्ड के थ्रू ये हमारे जो बच्चे के अंदर जो टेस्टिस होते हैं दैट मूव फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द स्क्रूटम। तो इस फिनोमिना को कहते हैं डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब कुछ बच्चों में टेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी होती है तो आफ्टर द बर्थ भी जो टेस्टिस है वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जो है रह जाती है, तो फिर इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अब एडल्ट लाइफ में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? सो द फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑन द सेक्स आर्गन। तो इफेक्ट ऑफ द सेक्स आर्गन क्या है कि उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं बाय 8 फोल्ड्स। जो बाय बर्थ उसके सेक्स आर्गन के साइज होते हैं उसको 8 टाइम उसको इंक्रीज करते हैं टिल द एज ऑफ 20 ईयर के बाद कोई चेंज, कोई इंक्रीज उसमें नहीं आती, वही के वही रह जाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर भी इसका इफेक्ट है, फिजिकल और बिहेवियल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर टेस्टोस्टेरोन का जो है इफेक्ट है। अक्सर जो प्यूबर्टी से पहले जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मेल और फीमेल दोनों में तकरीबन सेम होते हैं, उसके वॉइस भी सेम होते हैं, उसके जो फेशियल हेयर्स वगैरह वो भी नहीं होती, बॉडी फिजिक ये सब कुछ तकरीबन उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती। लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी हेयर आ जाती है बॉडी के ऊपर, पिच ऑफ द साउंड जो है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। मसल ग्रोथ भी करते हैं बाय अबाउट 50%। जो एडल्ट होते हैं उसमें मसल ग्रोथ ज़्यादा होते हैं, उसके मसल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड। आफ्टर द प्यूबर्टी ये बोन ग्रोथ भी करते हैं बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन एनाबॉलिज्म। प्रोटीन की फार्मेशन ये करते हैं, तो वो प्रोटीन जाकर जो हमारे बोन के मैट्रिक्स होते हैं उसमें एकोमुलेट हो जाते हैं, साथ ही साथ जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाते हैं, सो इट मेक द बोन स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। इसके अलावा जो शोल्डर होते हैं ऑफ द मेन ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन वो भी ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। पेल्विस जो है उसका डायमीटर कम होता है, सरकमफेरेंस उसका कम होता है, लेकिन लेंथ वाइज वो ज़्यादा होते हैं, वर्टिकल वाइज नैरो भी होता है। एंड द फ्यूजन ऑफ द प्यूबिस सिम्पेसिस, जो प्यूबिस सिम्पेसिस है प्यूबिक बोन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। अब फीमेल से आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगी कि अगर किसी स्केलेटन आपको कोई प्रोवाइड करे कि ये मेल की है या फीमेल की, तो आप प्यूबिस सिम्पेसिस से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मेल का जो है वो फ्यूज़ होगा, जबकि फीमेल का जो है उस दोनों प्यूबिक बोन के दरमियान कार्टिलेज होगा, ठीक है। तो फीमेल में ये फ्यूज़ नहीं होती क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी फिर ये दोबारा ओपन होते हैं, ठीक है, और मेल में ये कम्प्लीटली फ्यूज़ रह जाते हैं। इसके अलावा वॉइस में भी चेंज आ जाते हैं, ठीक है। द वॉइस का जो साउंड है वो क्रैकल हो जाते हैं, और इसके अलावा
ये जो क्रैकल वॉइस है ये ग्रेजुअली चेंज हो जाती है जैसे एज बढ़ते जाती है एंड इट बिकम बॉसिंग साउंड। बॉसिंग साउंड का मतलब होता है कि ये रोबदार साउंड उससे बन जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20। इसके अलावा इट काज थिकनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन एकमुलेट हो जाते हैं और मेलानिन की अमाउंट को भी ये इंक्रीज़ करते हैं। अक्सर बच्चे को अगर आप देख लें बिफोर द एडोलेसेंट एज तो वो उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है, लेकिन जैसी एज बढ़ते जाते हैं तो उसके रंग जो है उसमें सियापन जो है वो आ जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट की, उसमें मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा सीबम की सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू द सडन इंक्रीज़ इन द टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि प्यूबर्टी की एज पे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं तो उससे सीबम ज़्यादा सिक्रेट होगा और उसमें जो फंजाई है वो आकर एकमुलेट हो जाती है। तो इसकी वजह से अक्सर जो एट द एज ऑफ 15-16 अप टू 18 जो है मेल के अंदर जो एक्नीज़ हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक हेयर ग्रोथ हो जाते हैं इन द प्यूबिक एरिया अलॉन्ग द लीबिया अल्ना, एब्डोमिन में जो लीनिया अल्बा है उसके थ्रू आउट भी हेयर की प्रोडक्शन हो जाती है। अम्ब्लाइकस के इर्द गिर्द भी बन जाते हैं। बियर्ड आ जाते हैं इन द फेस, चेस्ट एंड बैक के ऊपर एंड लेम्स के ऊपर भी हेयर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हेड के ऊपर, जो स्कैल्प के ऊपर जो हमारे हेयर्स होते हैं उसके प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर एडल्ट लाइफ में लोगों का जो बाल गिरना है वो स्टार्ट हो जाते हैं और वो एट बिकम बाल्ड, ठीक है, वो गंजा हो जाते हैं। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये 50% पर तक इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू प्रोटीन एनाबॉलिज्म, और ब्लड प्रेशर को जो है इसको भी इंक्रीज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज एट दिस लेवल द टेस्टोस्टेरोन जो है उसका रोल ये है कि इट इंक्रीज़ द सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन एट द नेफ्रॉन लेवल, तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड एकमुलेट होगा बॉडी में एंड इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर। इट आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोपोइसिस, उसमें भी हेल्प करते हैं। So that is about the function of the testis, which is mainly the spermatogenesis, formation of sperm, and the endocrine function, the release of testosterone, और फिर उसकी जो रोल है टेस्टोस्टेरोन का बॉडी के ऊपर वो हमने डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।